Good morning students. I am Aruna Gupta, Associate Professor Economics, SPC Government College भीम। आज हम BA पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को पढ़ेंगे। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का प्रारंभ माना जाता है 1776 में एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन से। वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने रोजगार के उत्पादन संबंधी, निवेश संबंधी, ब्याज दर संबंधी अपने सिद्धांत दिए, जिन्हें प्रतिष्ठित सिद्धांतों की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद J.S. मिल, वॉकर आदि, J.B. से आदि अर्थशास्त्रियों ने प्रतिष्ठित सिद्धांत को विकसित करने में अपना योगदान दिया। 1890 में मार्शल की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र और ज़्यादा फलीभूत हुआ, फला फूला। इन्हें नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं। इनके साथ में पीगू वगैरह के सिद्धांत लोकप्रिय हुए। प्रतिष्ठित सिद्धांतों ने अपनी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में धूम मचा रखी थी 1930 की विश्वव्यापी मंदी से पहले तक। 1930 की विश्वव्यापी मंदी के बाद कीन्स ने अपनी जनरल थ्योरी का प्रकाशन किया। उसमें इन सिद्धांतों की आलोचना की, लेकिन उसके पहले पूरे विश्व में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझने की दृष्टि से प्रतिष्ठित सिद्धांतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए हमें अर्थशास्त्र की मुख्य पृष्ठभूमि को समझने हेतु इन सिद्धांतों को जानना जरूरी है, जिससे हम समझ सकें कि उस समय की परिस्थितियों में ये सिद्धांत कितने प्रासंगिक, तार्किक थे और उसके पश्चात क्या कमियां अर्थव्यवस्था में इस तरह के इन सिद्धांतों में पाई गई और उसके कारण नवीन सिद्धांतों का विकास हुआ। तो हम एक एक करके इनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को अलग अलग बाजारों आदि के आधार पर इन सिद्धांत को समझने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं क्लासिकल थ्योरी रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की महत्वपूर्ण मान्यताएं अथवा विशेषताएं। ये वो मान्यताएं हैं जिन पर रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत आधारित है या ये इसकी नींव है। फर्स्ट है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमेशा दीर्घकालीन रूप में पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति रहती है। इनके अनुसार बेरोजगारी अंशकालीन अवस्था है, बहुत थोड़े समय के लिए बेरोजगारी हो सकती है। वो उन्होंने प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी और ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर लिया है कि एक श्रमिक एक उद्योग छोड़कर दूसरे उद्योग में जा रहा है तो कुछ समय के लिए वह बेरोजगार रह सकता है। उसे उन्होंने प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी का नाम दिया। इसी तरह उन्होंने कहा कोई जो प्रेजेंट वेज रेट है उस पर काम नहीं करना चाहता या उसकी सीमांत उत्पादकता से अधिक मजदूरी की मांग करता है तो वो व्यक्ति बेरोजगार रह सकता है। उसे उन्होंने नाम दिया ऐच्छिक बेरोजगारी। इन दोनों बेरोजगारी को छोड़कर उनके अनुसार सामान्य स्थितियों में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार कायम रहता है। श्रम बाजार में श्रम की मांग और पूर्ति बराबर होती है। इनमें कभी असाम्य आता भी है तो वो मजदूरी दरों में नम्यता के आधार पर दूर हो जाता है। सेकंड पॉइंट मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था। उन्होंने ये बताया कि मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र रूप से व्यापार चलता रहता है, किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध वगैरह नहीं लगाए जाते। लेसेस फेयर पॉलिसी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नगण्य होता है, लेकिन देश में व्यापार पर किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं होते हैं। श्रम व वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता। श्रम बाजार श्रम की मांग और पूर्ति के आधार पर श्रम की कीमत यानी वास्तविक मजदूरी दर का निर्धारण होता है। उसमें सभी जगह श्रम को समान मजदूरी प्राप्त होती है। इसी तरह वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब एक वस्तु की सभी जगह समान कीमत रहती है। कीमतें व मजदूरी दर में नम्यता।
प्रतिष्ठित मॉडल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें प्राइस लेवल, कीमतें, जनरल प्राइस लेवल और मजदूरी दरें फ्लेक्सिबल होती है, यानी परिस्थितियों के अनुसार इनमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है और उसी परिवर्तन के कारण से श्रम बाजार में संतुलन स्थापित होता है और कीमतों के माध्यम से मौद्रिक बाजार में संतुलन कायम होता है। अति उत्पादन असंभव। इस संबंध में जे.बी. से ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कहा पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। उन्होंने कहा कभी भी अति उत्पादन अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, क्योंकि उत्पादन होने का मतलब रोजगार सृजित होना। ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है तो अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग भी बढ़ती है और वह जो पूर्ति अतिरिक्त हुई थी उस सबकी खपत हो जाती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की स्थिति या मंदी की स्थिति नहीं आती है। नेक्स्ट, मुद्रा की तटस्थता। मौद्रिक बाजार में संतुलन के लिए यह आवश्यक शर्त है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना है मुद्रा केवल एक आवरण है, ये विनिमय का माध्यम और संचय का साधन होती है। इसके माध्यम से वस्तुओं की कीमतें निर्धारित होती है। ये मूल्य संचय वगैरह आदि के कार्य नहीं करती है। इसलिए मुद्रा अपने आप में तटस्थ होती है, वो केवल विनिमय के माध्यम के रूप में मुख्यतः कार्य करती है। नेक्स्ट, स्वतंत्र बाजार में मूल्य तंत्र की मान्यता। प्रतिष्ठित सिद्धांत में ये माना गया है कि बाजार अपने आप में स्वतंत्र होता है और उसमें कीमत प्रणाली स्वतंत्र मूल्य प्रणाली काम करती है। वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव, श्रम की कीमत में उतार चढ़ाव आदि के माध्यम से स्वतंत्र रूप से अर्थव्यवस्था में जो असंतुलन स्थापित हो जाता है वो पुनः संतुलन के मध्य बदल जाता है। इसके लिए किसी सरकार या और कोई संस्था को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, मुद्रा की मात्रा, पूंजीगत स्टॉक, तकनीकी आदि स्थिर रहते हैं। अन्य बातें स्थिर रहने की मान्यता ली है इस सिद्धांत में, जिसमें उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होता है, पूंजी के स्टॉक में कोई चेंज नहीं होता है, प्राकृतिक साधनों की मात्रा में कोई चेंज नहीं होता है। ये सब चीज़ें स्थिर रहती है और उस स्थिति में मॉडल अपना कार्य करता है। सबसे पहले हम लेते हैं इसको सिद्धांत को समझने के लिए मनी एंड प्राइसेस इन क्लासिकल थ्योरी। प्रतिष्ठित सिद्धांत में मुद्रा और कीमतों में संबंध। मुद्रा और कीमतों में संबंध को बताने के लिए प्रतिष्ठित सिद्धांत में जे.एस. मिल ने अपना प्रारंभिक इक्वेशन दिया, P/T = mv। P है प्राइस लेवल, T है ट्रांजैक्शंस की संख्या, व्यापारिक सौदे जो कि मुद्रा के माध्यम से किए जाते हैं, M मुद्रा की मात्रा, V मुद्रा वास्तविक मुद्रा का चलन रेट। ये पक्ष मुद्रा का मांग पक्ष है, ये पूर्ति पक्ष है। उसके माध्यम से उन्होंने कहा मांग और पूर्ति पक्ष बराबर होते हैं और मुद्रा बाजार में संतुलन होता है। फिशर ने इस सिद्धांत में इस इक्वेशन में थोड़ा चेंज किया और उन्होंने इस प्रकार अपना समीकरण प्रस्तुत किया, P/T = mv + m'(v')। यानी इन्होंने साख मुद्रा को और शामिल किया है और उन्होंने कहा P सामान्य कीमत स्तर, T व्यापारिक सौदों की संख्या, ये दोनों मिलकर बराबर होते हैं mv वैधानिक मुद्रा की मात्रा, उसका चलन रेट, प्लस साख मुद्रा की जो व्यापारिक बैंकों द्वारा सृजित की जाती है इनटू व्यापारिक मुद्रा का साख मुद्रा का चलन रेट। ये पक्ष मुद्रा के कुल पूर्ति पक्ष को बताता है, ये मांग पक्ष को बताता है। इसके अंतर्गत भी हम v' को स्थिर मानते हैं, T को स्थिर मानते हैं और ऐसी स्थिति में फिशर ने ये कहा कि ये एक्चुअली में ये समीकरण कोई P = m के रूप में बदल जाता है, यानी कीमतें प्रभावित होती है मुद्रा की पूर्ति से, क्योंकि व्यापारिक सौदों की संख्या एक समय में स्थिर है, V वेलोसिटी ऑफ मनी स्थिर है, V' वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी स्थिर है। तो उस स्थिति में और M और M' के मध्य एक निश्चित संबंध हमेशा कायम रहता है
तो उस स्थिति में सामान्य कीमत स्तर मुद्रा की पूर्ति से निर्धारित होता है। और उन्होंने ये बताया फिशर ने कि इन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध होता है और संबंध किस तरह का है, समानुपाती। अनुपात भी समान होता है। प्रत्यक्ष का मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर भी बढ़ता है। संबंध कैसा है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर दुगना कर दें तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाता है। मुद्रा की पूर्ति को पहले से आधा कर दें तो कीमत स्तर भी आधा हो जाता है। तो इन दोनों में संबंध प्रत्यक्ष और समानुपातिक होता है। कीमत स्तर में परिवर्तन लाना है तो उसके लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किए जाते हैं। ये इस पर आधारित है कि ये माना जाता है मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है और कोई अतिरिक्त मुद्रा के कार्य नहीं है। मुद्रा तटस्थ है, आवरण मात्र है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्लासिकल थ्योरी की, इंटरेस्ट इन क्लासिकल थ्योरी यानी प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज दरें। प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज दरें किस प्रकार निर्धारित होती है, इसके लिए इसमें ये कहा गया है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों ब्याज दरों द्वारा प्रभावित होते हैं। एस इज द फंक्शन ऑफ आर, इसका मतलब बचत ब्याज दर का फलन है। और ये कैसा फलन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर ब्याज दर बढ़ती है तो लोग अधिक बचत करेंगे, ब्याज दर कम है तो लोग कम बचत करेंगे। यानी उन्होंने कहा ब्याज दर एक्चुअली में बचत का पुरस्कार है। इसी तरह विनियोग भी ब्याज दर पर प्रभावित होते हैं और इनमें आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप, ऋणात्मक संबंध है। यानी अगर ब्याज दर ज़्यादा होती है तो विनियोग कम होते हैं, ब्याज दर कम होती है तो विनियोग अधिक होते हैं। संतुलन की स्थिति कहाँ होगी, जहाँ सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बचत और विनियोग बराबर होंगे। देखिए इस वाले डायग्राम में ओ एक्स अक्ष पर हमने बचत और निवेश को लिया है, ओ वाई एक्सिस पर ब्याज दर को लिया गया है। आई इन्वेस्टमेंट कर्व है, एस बचत कर्व है। ये दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। ई बिंदु पर आई और एस बराबर है, ये साम्य बिंदु है और इस स्थिति में साम्य ब्याज दर का आर का निर्धारण होता है। अगर कभी असंतुलन के कारण ब्याज दर कम या ज़्यादा हो जाती है तो वो किस तरह पुनः संतुलन में आती है, इसे इस चित्र में समझाया है। मान लीजिए ब्याज दर बढ़कर ओ आर की जगह ओ आर 1 हो जाए तो ऊंची ब्याज दर पर क्या होगा, बचतें तो ज़्यादा होगी लेकिन निवेशकर्ता विनियोग कम करेंगे तो बचतों की मांग ही नहीं होगी। निवेश के लिए जो मुद्रा की मांग होती है वह कम हो जाएगी और बचत करने वाले ज़्यादा होंगे तो अपने आप से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर पुनः ओ आर पर संतुलन में आ जाएगी। इसी तरह अगर कभी ब्याज दर कम हो जाती है, साम्य स्थिति से ओ आर 2 पर आ जाती है तो निवेश के लिए पूंजी की मांग बढ़ जाती है पर बचतकर्ता कम ब्याज दर पर कम बचत करते हैं। परिणाम ये होता है पुनः ब्याज दर बढ़ जाती है और संतुलन की स्थिति में ब्याज दर वहाँ कायम होगी जहाँ इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स बराबर होंगी। इस तरह से बचत और विनियोग में समानता स्थापित होती है। थर्ड है वेज रेट इन क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल मॉडल में मजदूरी दर, मजदूरी दरों के अंदर देखिए W/P ये है वास्तविक मजदूरी दर जो श्रमिक की MPPL यानी श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता से निर्धारित होती है। वास्तविक मजदूरी दर दो चीज़ों का अनुपात है, मौद्रिक मजदूरी और कीमत स्तर का। DL यानी श्रम की मांग फंक्शन है W/P का। W/P जितनी ज़्यादा होगी उतना श्रम की मांग कम होगी, नेगेटिव रिलेशनशिप। क्योंकि श्रम की मांग कर रहे हैं जो निवेश करता है, प्रोड्यूसर्स हैं, तो अगर उन्हें ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी तो वो श्रम की मांग कम करेंगे और ये श्रम की मांग निर्धारित होती है MPPL से। श्रम की पूर्ति SL इज द फंक्शन ऑफ W/P, लेकिन इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है।
जितनी वास्तविक मजदूरी ज़्यादा होगी उतना ही श्रमिक ज़्यादा काम करना चाहेंगे। श्रम बाजार में संतुलन कहाँ होगा? जहाँ DL इज इक्वल टू SL होगा, श्रम की मांग और पूर्ति बराबर होगी, वहाँ पर साम्य वास्तविक मजदूरी दर का निर्धारण होगा। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है, OX एक्सिस पर हमने रोजगार के स्तर को लिया है, OY पर वास्तविक मजदूरी दर को लिया है। DL नेगेटिवली स्लोप, SL पॉजिटिवली स्लोप, E बिंदु पर ये दोनों बराबर हैं तो साम्य वास्तविक मजदूरी दर का निर्धारण होता है। अगर कभी वास्तविक मजदूरी दर बढ़ जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा? श्रम की मांग घट जाएगी और परिणाम होगा वास्तविक मजदूरी दर में पुनः कमी हो जाएगी। इसी तरह अगर कभी वास्तविक मजदूरी दर नीचे आ जाएगी तो उस स्थिति में श्रम की मांग तो बढ़ेगी लेकिन श्रम की पूर्ति कम होगी, तो उस स्थिति में वापस से वास्तविक मजदूरी दर बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब कब है? जबकि हम ये मानते हैं कि मजदूरी दरें नम्य हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है और वो श्रम की मांग और पूर्ति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। यह है श्रम बाजार में संतुलन। एक चीज और है कि उत्पादन की मात्रा आउटपुट प्रभावित होता है। O इज द फंक्शन ऑफ N, K बार, T बार, L बार। N है उसमें रोजगार, K पूंजी की मात्रा, T टेक्नोलॉजी, L नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें देखिए केवल इन्होंने N को परिवर्तनशील माना है और इन तीनों को स्थिर माना है, इसलिए हकीकत में आउटपुट फंक्शन हो जाता है फंक्शन ऑफ N एम्प्लॉयमेंट का परिणाम होता है। इस डायग्राम में देखिए बी पार्ट के अंदर हमने श्रम बाजार को लिया है जिसमें DL और SL के सामने से W/P वास्तविक मजदूरी दर का निर्धारण होता है और रोजगार का स्तर निर्धारित होता है। इसी रोजगार के अनुसार आउटपुट फंक्शन के अनुसार ये निर्धारित होता है कि उत्पादन कितना होगा। अगर रोजगार का स्तर बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ जाएगा, रोजगार का स्तर कम होगा तो आउटपुट कम हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इसका बाकी का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।